आइए आज हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट के मैदान के विषय में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो हमारे मैदान हैं, इनको हम किन किन नामों से जानते हैं, इस विषय पर आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर हम सबको दिखाई पड़ता है ये हमारा ये भारत है। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो हमारा भारत है, इस भारत में हमारा ये पश्चिमी घाट का पूरा तट है और ये हमारा पूर्वी घाट का मैदान है। इस प्रकार के ये हमारे मैदान हैं और ये हमारे जो मैदान हैं, ये हमारी नदियों के द्वारा लाए गए गाद से बने हुए हैं। ये हमारा पूरा मैदान पश्चिमी घाट का मैदान है और ये हमारा पूर्वी घाट का मैदान है। और ये जो हमारे मैदान हैं, ये कहीं ना कहीं बेहद उपजाऊ हैं, क्योंकि ये सब नदियों के द्वारा लाए गए मलबे से लगभग बने हुए हैं। इन्हें हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। समुद्र तटीय मैदान के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ये हमारे समुद्र तटीय मैदान हैं और हमारे समुद्र तटीय मैदान यहां से हमारी ब्रह्मणी नदी, फिर हमारी महानदी, फिर यहां पर हमारी गोदावरी नदी, फिर यहां पर हमारी कृष्णा नदी, फिर हमारी यहां पर कावेरी नदी, ऐसे सभी नदियों ने जल ला करके और अपने साथ बहुत सारे मलबे ला करके इन समुद्र तटीय मैदानों का क्या किया है? निर्माण किया है। ये हमारे समुद्र तटीय मैदान है और यहां पर हमारी बहुत सारी नदियां भी इस तटीय मैदानों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और ये समुद्र तटीय मैदान उत्पादन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पादन यहां पर बहुत ज्यादा होता है इन समुद्र तटीय मैदानों में। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर उत्पादन की दृष्टिकोण से क्या है? ये बेहद समृद्धशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्पादन की दृष्टिकोण से। तो यहां पर बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है इस पूरे एरिया में। ये हमारे समुद्र तटीय मैदान हैं और इन समुद्र तटीय मैदान में जैव विविधता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जैव विविधता की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमारी जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है समुद्र तटीय मैदानों में। तो ये विषय बिल्कुल ध्यान में रखना है। समुद्र तटीय मैदानों में हमारी जैव विविधता क्या पाई जाती है? बहुत अधिक पाई जाती है। तो हमारे समुद्र तटीय मैदान कहीं ना कहीं जैव विविधता के दृष्टिकोण से बेहद क्या है? संपन्न है, बेहद संपन्न है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। तो यहां पर हमारी जैव विविधता खूब पाई जाती है, यहां पर हमारी वनस्पतियां खूब पाई जाती हैं। इन समुद्र तटीय मैदानों में हमारी वनस्पतियां खूब पाई जाती हैं और यहां पर फसलों का उत्पादन भी काफी ज्यादा पैमाने पर होता है। अब इन समुद्र तटीय मैदानों को हम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जानते हैं। विभिन्न स्थानों पर हम इन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं। आइए इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारा मैदान है, ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को हम कहते हैं गुजरात का तटीय क्षेत्र। गुजरात का तटीय क्षेत्र, ये हमारा गुजरात या काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र। और ये कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का है, ये वाला जो हमारा तटीय क्षेत्र है, इसे हम कहीं ना कहीं जानते हैं ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया है। इसे हम कोंकण तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कोंकण तटीय क्षेत्र, तो ये हमारा कोंकण तटीय क्षेत्र है। और फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है, आगे थोड़ा सा हम देखें तो यहां पर हम सबको दिखाई देता है ये वाला इलाका हमारा कन्नड़ तटीय क्षेत्र है। कन्नड़ तटीय क्षेत्र के नाम से इसे हम जानते हैं। फिर हमारा जो अगला तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को जो यहां पर हमारा पाया जाता है, इस तटीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मालाबार तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मालाबार तटीय क्षेत्र के नाम से इसे हम जानते हैं। तो हमारा गुजरात का तटीय क्षेत्र, कोंकण महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, कोंकण और गोवा, और फिर हमारा कर्नाटक में कन्नड़ तटीय क्षेत्र होता है। फिर हमारा यहां पर कहीं न कहीं मालाबार तटीय क्षेत्र होता है हमारे केरल राज्य में। और फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है ये वाला जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है, उस तटीय क्षेत्र को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों। ये हमारा कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम सबको दिखाई देता है हमारा जो अगला तटीय क्षेत्र है, वो तटीय क्षेत्र कहीं ना कहीं हम सबको जो दिखाई देता है, ये वाला तटीय क्षेत्र। तो ये तटीय क्षेत्र कहीं ना कहीं हम कहते हैं इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तटीय क्षेत्र। उत्तरीय सरकार तटीय क्षेत्र हमारा है ये। और फिर इसके ऊपर जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है, इस तटीय क्षेत्र को कहीं न कहीं हम, जो हमारा ये वाला तटीय क्षेत्र होता है, इस तटीय क्षेत्र को हम कहीं न कहीं उत्कल तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उत्कल तटीय क्षेत्र, ये हमारा उत्कल तटीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्कल तटीय क्षेत्र है। इन इन नामों से इन तटीय क्षेत्रों को हम लोग जानते हैं। हमारा गुजरात का तटीय क्षेत्र, और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कोंकण का तटीय क्षेत्र, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कन्नड़ का तटीय क्षेत्र, और फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा मालाबार का तटीय क्षेत्र, और फिर यहां पर हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं तो हमारा कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, और फिर हमारा उत्तरी सरकार और उत्कल तटीय क्षेत्र हम सबको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे तटीय क्षेत्र हैं हमारे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे तटों के नाम हैं। तो इस विषय को सबको ध्यान में रखना है, किन तटीय क्षेत्रों को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो इन तटीय क्षेत्रों को, यहां पर कोंकण क्षेत्र हमारा जो है, ये महाराष्ट्र और गोवा को आपस में मिला करके ये हमारा तटीय क्षेत्र बनता है। और ये तटीय क्षेत्र, इनको इस नाम से जाना जाता है। और यहां पर कहीं ना कहीं हमारे ये तटीय मैदान उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी नदियां यहां पर ला करके अपने मलबे को क्या कर रही हैं? गिरा रही हैं, जिसके कारण से यहां पर उत्पादन क्षमता क्या है? ज्यादा है। यहां पर हमारा ये पूर्वी तटीय क्षेत्र जो होता है, ये हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र जो होता है, ये कहीं ना कहीं चौड़ा है। इसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो तटीय क्षेत्र है, ये कैसा है? सकरा है। इसे हम सकरा कह सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं हमारा छोटा तटीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये सारे तटीय क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। और इन तटीय क्षेत्रों में जब हम बंदरगाहों की बात करते हैं, तो यहां पर जो हमारा बंदरगाह है, इस तटीय क्षेत्र पर हमारा जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह को हम कहते हैं कांधला। ये हमारा कांधला है। और यहां पर हमारा कांधला है, या इसका नाम अब हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ध्याय तटीय क्षेत्र हो गया। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो तटीय क्षेत्र है, ये कोंकण का तटीय क्षेत्र है। यहीं पर हमारा क्या है? मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है। और फिर मुंबई से कुछ दूर मुंबई का भार कम करने के लिए हमारा एक बंदरगाह बनाया गया। इस बंदरगाह को हम किस नाम से जानते हैं? इस बंदरगाह को हम कहीं ना कहीं जानते हैं नेहवा सेवा। नेहवा सेवा बंदरगाह है। और फिर यहां पर हमारा अलंकेश्वर है। छोटा बंदरगाह है। और यहां पर हमारा कहीं ना कहीं पोरबंदर बंदरगाह है। तो ये सारे हमारे बंदरगाह इन तटों पर स्थित हैं। तो हमारे ये बंदरगाह, ये तीनों के तीनों बंदरगाह गुजरात तटीय क्षेत्र पर स्थित हैं। और मुंबई और नाहवा सेवा कोंकण तटीय क्षेत्र पर स्थित है। और फिर यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह हमारा कन्नड़ तट पर स्थित है, अर्थात कि कर्नाटक में स्थित है। और फिर हमारा अगला बंदरगाह यहां पर देखने को मिलता है। इस बंदरगाह को हम कहते हैं कोच्चि बंदरगाह। ये हमारा कोच्चि बंदरगाह है। और ये हमारा कोच्चि बंदरगाह कहीं ना कहीं केरल के तट पर या मालाबार के तट पर स्थित है। और यहां पर जो हमारा बंदरगाह है, इस बंदरगाह को हम कहीं ना कहीं किस रूप में जानते हैं? एन्नौर बंदरगाह है हमारा ये।
और यहां पर हमारा एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को हम चेन्नई बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चेन्नई बंदरगाह। और फिर यहां पर हमारा एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह को कहीं ना कहीं हम विशाखापत्तनम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह है हमारा ये, और ये कहीं ना कहीं भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। और फिर हम आगे देखते हैं तो यहां पर हमारा उड़ीसा के तट पर, यहां पर उत्कल तट के पास एक हमारा बंदरगाह है जिस बंदरगाह को हम कहीं ना कहीं पारादीप बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और फिर यहां पर हमारा बंदरगाह है यही उत्कल तट के बिल्कुल समीप स्थित, इसे हम कहते हैं हल्दिया बंदरगाह। और फिर यहां अंदर में, समुद्र के पास नहीं, अंदर में एक हमारा बंदरगाह है जिसे हम कहते हैं कोलकाता बंदरगाह। और इस प्रकार से कभी कभी कोंकण के तट पर हमारे निम्न में से कौन से बंदरगाह स्थित है, ऐसा प्रश्न बना करके आपके सामने दिया जा सकता है। तो ऐसे में कोंकण के तट पर विकल्प में दिया रहेगा कांदला है, हल्दिया है, फिर एक विकल्प में सही विकल्प के रूप में दिया गया नेहवा सेवा है। तो ऐसे में हमें सही विकल्प की तलाश करना है। हमारा नेहवा सेवा बंदरगाह जो है वो कहीं ना कहीं कैसा बंदरगाह है, वो कहीं ना कहीं जब हम लोग देखते हैं तो वो जो हमारा बंदरगाह है वो बंदरगाह हमारा कहीं ना कहीं किस रूप में है, कोंकण तट पर स्थित बंदरगाह है। और फिर जब हम अगले बंदरगाह की बात करते हैं, आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है कि उत्तरी सरकार पर हमारा कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो हम सभी को बताना होगा कि उत्तरी सरकार पर हमारा जो बंदरगाह स्थित है वो बंदरगाह हमारा कौन है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि मालाबार तट पर हमारे निम्न में से कौन सी बंदरगाह स्थित है। तो उसमें दिया रहेगा कोच्चि। तो कोच्चि बंदरगाह हमारा कहां से संबंधित है, मालाबार तट पर स्थित है, केरल के। और फिर हमारा कोरोमंडल एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह किस तट से संबंधित है, दिया रहेगा उत्कल तट से। फिर दिया रहेगा आपको दूसरे विकल्प के तौर पर दिया रहेगा आपको कोरोमंडल तट से। फिर तीसरे विकल्प के तौर पर दिया रहेगा गुजरात की समुद्र तटीय क्षेत्र से। और फिर कहीं ना कहीं आपको दिया रहेगा काठीवाड़। और फिर आपको सही विकल्प के तौर पर दिया रहेगा उत्तरी सरकार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा विशाखापत्तनम कहां पर स्थित है, उत्तरी सरकार तट से संबंधित है, उत्तरी सरकार के तट पर यह स्थित है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो हमें सभी तटों के नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। तो आइए अब हम यहां पर देखते हैं हमारे बंदरगाह, हमारे तटीय क्षेत्र और हमारे तटीय क्षेत्रों पर पाई जाने वाली झीलों के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे इस तटीय क्षेत्र में जो हमारी झीलें पाई जाती हैं, तो झीलों की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो लैगून झील की अगर हम बात करें तो हमारी एक लैगून झील यहां पर पाई जाती है। कहां पर, हमारे इस तट पर। लैगून झील उसे कहते हैं इस प्रकार से, यहां पर हमारा समुद्र है और इस प्रकार से समुद्र का जल यहां पर आ रहा है और जा रहा है। ये जो स्थिति होती है झील की, इस प्रकार की हमारी जो झीलें होती हैं जिसका एक मुहाना समुद्र की तरफ खुला होता है, उसे हम लैगून झील कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उसे हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। तो ये हमारी कैसी झील है, तो ये हमारी लैगून झील है। ऐसी झील को हम लैगून झील कहते हैं। तो ये झील हमारी लैगून झील है जिसमें जल एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं लैगून झील। ये हमारी झील कैसी है, लैगून झील है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें, ये झील हमारी लैगून झील हम सबको दिखाई देती है। तो ये झील हमारी कैसी झील है, लैगून झील है, जो पूरी तरीके से समुद्र में लटकी हुई है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हमारी लैगून झीलें हैं। तो हमारी यहां पर एक झील दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, चिल्का झील कहते हैं। ये हमारी चिल्का झील है। और हमारी चिल्का लैगून झील हमारी किस तट से संबंधित है, हमारे उत्कल तट से संबंधित है। और फिर यहां पर हमारी एक झील होती है जिस झील को कहीं ना कहीं यहां पर होती है
हम कहते हैं पुलिकट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुलिकट झील है हमारी। और ये पुलिकट झील हमारी कहीं न कहीं एक लैंगून झील है, और ये हमारी उत्तरी सरकार के तट से संबंधित है। और यहीं पर ही हमारी एक झील पाई जाती है, जो लैंगून झील नहीं, ये अंदर में यहां पर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील कहते हैं इसको हम। ये झील हमारी कहीं न कहीं यहां से आने वाली आपकी कृष्णा नदी, और इधर से आने वाली आपकी गोदावरी नदी, ये हमारी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और इस दिशा से आने वाली हमारी कौन सी नदी? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, कि बीच में स्थित है, कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। इन दोनों नदियों के बीच में यहां पर स्थित है, या इसको हम यहां बना लें, बना तो है ही, तो यहां पर इसको हम बना लें। तो ये झील हमारी यहां पर स्थित है, ये हमारी कोलेरू झील है। ये दोनों नदियां, ये देखिए कृष्णा नदी आ रही है, इधर हमारी गोदावरी नदी आ रही है। इन दोनों नदियों के मध्य में, इन दोनों नदियों के बीच में हमारी ये झील स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो झील है, इसे हम कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। यह झील हमारी जो है वो लैंगून झील नहीं है, ये पूरी तरीके से स्थल अवरुद्ध झील है। लेकिन वहीं पर हमारी पुलिकट झील की जब हम बात करते हैं, तो हमारी पुलिकट झील एक कैसी झील है? लैंगून झील है। जो झील हमारे समुद्र की तरफ कैसी है? खुली हुई है, और समुद्र का जल हमारे लैंगून में आता और जाता रहता है, आता और जाता रहता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर हम सबको दिखाई पड़ता है कि ये हमारी जो इधर झील है, इस झील को कहीं ना कहीं यहां पर एक झील है, आपकी यहां पर एक झील है, मालाबार तट पर आपकी एक झील है, जिस झील को हम कहते हैं बिंबनाथ झील। ये हमारी झील का नाम क्या है? बिंबनाथ। कहीं कहीं पर बिंबनाथ लिखा है, बिंबनाथ झील। ये हमारी बिंबनाथ झील है। और फिर यहां पर हमारी एक झील है, जिसे हम कहते हैं अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील है। बिंबनाथ झील जो हमारे केरल राज्य में स्थित है, ओणम के त्योहार पर यही झील पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी झील पर, इसी झील पर नौकायन प्रतियोगिता का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और यह झील हमारी जो यहां पर स्थित है, यह झील हमारी भारत की सबसे लंबी झील है। लगभग 94-95 किलोमीटर के लगभग ये क्या है? लंबी है। इस प्रकार से भारत की सबसे लंबी झीलों की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी ये बिंबनाथ झील होती है। और इसी बिंबनाथ झील में नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कौन सी प्रतियोगिता? नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नौका चलाने की प्रतियोगिता ओणम के त्योहार पर, जब फसलें किसानों के घर में आ जाती हैं, फसलों की आने की खुशी में केरल राज्य में ओणम के त्योहार का आयोजन किया जाता है। और इस ओणम के त्योहार के इस हर्षपूर्ण माहौल में कहीं ना कहीं इस बात का आयोजन किया जाता है कि एक प्रतियोगिता हो समाज के अंदर में, जिससे समाज में सामूहिकता की भावना का विकास हो, परस्पर एकता की भावना का विकास हो। इसलिए यहां पर इस प्रकार का आयोजन संपन्न किया जाता है। और इस नौकायन प्रतियोगिता में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अपने आप में एक सर्वोत्तम उदाहरण है। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ सामूहिक खेल है ये। तो कहीं ना कहीं ये सामूहिकता की भावना और परस्पर एकता की भावना का विकास करती है। और जो दल अपनी नाव को लेकर के सबसे आगे निकल जाता है, उस दल को समाज के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और एक ही ड्रेस कोड में सारे लोग बैठते हैं, और सभी लोग इस प्रकार से नावें, और आपने देखा भी होगा ऐसे दृश्य पेपरों में आते रहते हैं, ऐसे दृश्य आपको दिखाई पड़ते रहते हैं, ऐसे दृश्य आपको क्या होते रहते हैं? दिखाई पड़ते रहते हैं। तो इस बात को सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन,
बिना किसी संदेह के बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिना किसी संदेह के। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन इसी मालाबार तट पर किया जाता है, केरल के। यहां पर वेम्बनाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर यहां पर हमारी अन्नामलाई पर्वत पर अष्टमुदी झील है। अन्नामलाई पर्वत है जो हमारे केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य में विस्तारित है। इसे हाथी की पहाड़ियां कहते हैं। अन्ना मीन्स होता है भारी, हाथी, भारी भरकम। तो यहां पर हमारी हाथी की पहाड़ियां हैं। और ये जो यहां पर हाथी की पहाड़ियां हैं, ये कहीं ना कहीं प्रिय विद्यार्थियों, अन्नामलाई पर्वत यहीं पर कहीं ना कहीं आयोजन किया जाता है। यही अष्टमुदी पर्वत है, यहां पर अष्टमुदी झील है। अष्टमुदी मीन्स अष्टकोणीय झील है ये कैसी झील है? अष्टकोणीय झील है। और फिर ये जो हमारा पर्वत है अन्नामलाई, इसी पर हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिस चोटी का नाम है अन्नाई मोदी, जिसकी ऊंचाई की अगर हम समुद्र तल से बात करें तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। तो इस विषय को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, ये बातें दिखाई देती हैं। ये दोनों की दोनों झीलें हमारी कैसी झीलें हैं? लैंगून झीलें हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये सारी झीलें हमारी कैसी झीलें हैं? लैंगून झीलें हैं, जो यहां पर पाई जाती है। 1 2 3 4, 4 लैंगून झीलें यहां पर हम लोग देख रहे हैं। ये चारों लैंगून झीलें हमारे किस तट से संबंधित हैं, ऐसा कभी आपसे प्रश्न आ सकता है। आप अपने प्रश्न को लेकर के बिल्कुल क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जवाब को सकारात्मक आधार पर दे सकते हैं कि कौन सी झील है, कैसी झील है, किस प्रकार की झील है, इसका स्वरूप क्या है। और ये झीलें कहीं ना कहीं यहां पर जैव विविधता, यहां पर एक झील है चिल्का झील। ये हमारी चिल्का झील है। और चिल्का झील भारत के समुद्र के किनारे स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहां पर अफ्रीका के तट पर रहने वाले टर्टल्स, कछुए प्रजनन के लिए अगर कहीं पर आते हैं तो कहां पर आते हैं? चिल्का झील के पास आते हैं। और चिल्का झील में जो स्नान करता है, क्योंकि इस झील में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इस चिल्का झील में जो स्नान करता है उसकी लेप्रोसी रोग, कुष्ठ रोग कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कुष्ठ रोग यहां पर समाप्त होता है किसमें स्नान करने से? चिल्का झील में स्नान करने से। तो हमारी चिल्का झील कैसी झील है? लैंगून झील है। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, हमारी कौन सी झील है, कौन सी लैंगून झील है जिसका संबंध उत्कल तटीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको एग्जामिनर 4 विकल्प बना करके देंगे, उसमें एक विकल्प होगा चिल्का झील। अगर आपको पता है कि हमारे उड़ीसा को उत्कल तट कहते हैं, उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल प्रदेश है, बाद में धीरे धीरे इसका नाम उड़िया पड़ा, फिर उड़ीसा हो गया। तो इस प्रकार से उड़ीसा का नाम आकर के हमारे सामने प्राचीन नाम की जब बात करते हैं तो ये हमारा उत्कल प्रदेश था। और यहां पर कहीं ना कहीं हमारा उत्कल प्रदेश हम सबको दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें तो ये हमारी जो झील है, यहां पर अफ्रीका से कछुए प्रजनन करने आते हैं और जब यहां पर बच्चे देते हैं फिर अपनी यात्रा पर अफ्रीका चले जाते हैं, वापस अपने देश चले जाते हैं। और ये कछुए बहुत ही ज्यादा भारी भरकम होते हैं, 50 किलो 100 किलो के इतने बड़े बड़े कछुए। सब आप जाएंगे तो इनके बड़े बड़े अंडे यहां पर आपको चिल्का झील के पास बिखरे हुए मिलेंगे। चिल्का झील के पास क्या मिलेंगे? बिखरे हुए मिलेंगे। और फिर यहां से बच्चे होते हैं और उन बच्चों को ये सभी लोग कहां पर लेकर चले जाते हैं? अफ्रीका लेकर चले जाते हैं। और फिर वो वहां से कहां पर आते हैं? इनका यही क्रम जारी है प्रवास का। जैसे साइबेरियन पक्षी प्रवास करके प्रयागराज में आते हैं, किन दिनों में आते हैं?
ठंडी की दिनों में आते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर ग्लोब पर देखें तो हमारे साइबेरिया का ये जो इलाका है, यहां पर ध्रुवीय प्रदेश पर हमारा साइबेरिया स्थित है। इस कारण से जब हमारी सूर्य की किरणें हमारे मकर रेखा पर सीधा पड़ती हैं तो हमारे कर्क रेखा से दूर चली जाती है, मकर रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण से हमारे इस प्रदेश में बहुत ज्यादा दिसंबर माह में एकदम बर्फ जम जाता है और सारी की सारी वनस्पति और जीव जंतु बर्फ से ढक जाते हैं। तो हमारे पक्षियों को खाने के लिए वहां पर भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है, तो वो सारे के सारे पक्षी यहां साइबेरिया से प्रवास करके इतनी लंबी यात्रा तय करके भारत पर आते हैं, भारत में आते हैं। और फिर जैसे ही हमारी सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने लगती हैं और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगी और साइबेरिया में जमी हुई बर्फ पिघलेगी और जितने भी जीव जंतु और इंसेक्ट्स थे जो अंदर चले गए थे वो सारे के सारे बाहर आएंगे, तो उनके लिए भोज्य पदार्थ वहां उपलब्ध होगा, खाद्य पदार्थ, उनका खाद्यान्न का स्रोत खुलेगा। और वैसे ही ये सारे पक्षी फरवरी मार्च में 15 मार्च के लगभग आपके प्रयागराज और भरतपुर से सीधा कहां पर प्रवास कर जाते हैं, साइबेरिया में चले जाते हैं। इनका गजब का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इनका गजब का जीपीएस सिस्टम है। कितने हजारों किलोमीटर की दूरी की यात्रा करके ये भारत में आते हैं और फिर भारत से चले जाते हैं। दरअसल भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इन्हें सुरक्षा का एहसास होता है। अगर ये कहीं भूल बस दूसरे रास्ते में चले जाएं तो इनको कहीं ना कहीं ये किचन में प्राप्त होंगे, तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। तो भारत कहीं ना कहीं इन जीवों को संरक्षण देता है, यहां का सांस्कृतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है, यहां पर धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है। इन सारे संरक्षणों की वजह से ये पक्षी भारत में प्रवास करके आते हैं और यहां पर भी बहुत सारे सेफ्टी गार्ड हैं, जिसकी वजह से ये सारे कछुए अफ्रीका से अपने प्रजनन के लिए अगर किसी सरजमी की तलाश करते हैं, किसी सरजमी का सिलेक्शन करते हैं, तो हमारा वो कौन सी सरजमी है, उड़ीसा की चिल्का झील है। यहां पर ये अपने प्रजनन के लिए आते हैं और फिर जैसे यहां पर बच्चे होते हैं और फिर ये सभी लोग कहां पर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये हमारी चिल्का झील, फिर हमारी पुलिकट झील, फिर हमारी अगली बिंबनाद और अष्टभुति झील, ये हमारी लैंगून झीलें हैं। इनको कभी न कभी ऐसे तटीय क्षेत्रों से जोड़ करके पूछा जा सकता है। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को बिल्कुल पता होनी चाहिए, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ये बातें आपको पता होना चाहिए कि हमारे तटीय क्षेत्रों को हम किन किन नामों से जानते हैं। और फिर एक बात हमें ध्यान में रखना है, हमारे कोलकाता बंदरगाह का नाम दरअसल बदल गया है, इसका नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से कहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां पर कहीं ना कहीं भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। भारत किस दिशा में उद्योग और व्यापार में आगे बढ़ेगा, इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहीं ना कहीं एक निशान और एक संविधान का नारा दिया था कि किसी भी देश के अंदर में एक निशान और एक ही संविधान चल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसा देखते हैं, तो उन्हीं के नाम पर कोलकाता बंदर, इनका जन्म, इनका मूल निवास कोलकाता था। इस कारण से कहीं ना कहीं कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं ये सारे बंदरगाह हैं। और हमारे इन्नौर बंदरगाह का नाम चिदंबरम नार बंदरगाह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है,
चिदम्बरम नार बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। इस बंदरगाह का नाम बदल दिया गया, चिदम्बरम नार बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये बदले हुए नाम भी आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, इसके विषय में भी हम सबको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे हमारे तटीय क्षेत्र हैं। तो जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा क्या है, गुजरात का काठियावाड़ का तट है, गुजरात का तटीय क्षेत्र है, या फिर यहां पर हमारा कोंकण का है, कन्नड़ का है, मालाबार है, और फिर हमारा यहां पर क्या है, यहां पर हमारा है उत्कल, उत्कल प्रदेश नाम था पहले उड़ीसा का, फिर हमारा उत्तरी सरकार है, फिर हमारा क्या है, कोरोमंडल तट है। तो फिर हम सबसे पहले यहां पर बात करें कि हमारे कौन कौन से बंदरगाह किन किन तटीय क्षेत्रों में स्थित है। तो हमारे बंदरगाह कांदला ये सब किसमें है, गुजरात तटीय क्षेत्र, मुंबई वगैरह नेवा सेवा किसमें आ जाता है, कोंकण तटीय क्षेत्र, न्यू मंगलोर किसमें आ जाता है, कन्नड़ तटीय क्षेत्र, कोची किसमें आ जाता है, मालाबार तट पर आ जाता है, और फिर हमारा कोलकाता और हल्दिया, और फिर हमारी चीन। यहां पर देखिए उत्कल तटीय क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा पारादीप बंदरगाह आ जाएगा। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें हमारे और तटीय क्षेत्रों के विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करें तो किसमें आ जाएगा, आपकी उत्तरी सरकार में आ जाएगा। चेन्नई बंदरगाह की बात करें या फिर एन्नौर बंदरगाह की बात करें या चिदम्बरम बंदरगाह की बात करें तो हमारी किस तट में आ जाएगा, कोरोमंडल तट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे तटीय क्षेत्र हैं। इन तटीय क्षेत्रों की बात ध्यान में रखना है, और इन तटीय क्षेत्रों के आधार पर कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी कौन सी लैंगून झील किस तटीय क्षेत्र पर है। तो ये बातें भी सबको ध्यान में रखनी है। हमारी बेम्बनाथ झील, और फिर हमारी यहां पर कौन सी झील, अष्टमुदी झील, फिर हमारी यहां पर पुलिकेट झील है जो हमारी कहीं ना कहीं लैंगून एकदम तट से जुड़ी हुई है। इस कारण से आपको प्रश्न आ सकता है, आपसे कभी कोलेरू झील के विषय में नहीं पूछा जाएगा तटीय क्षेत्रों से जोड़ करके। जब भी पूछा जाएगा जो हमारे समुद्र के तट से बिल्कुल संबंधित है, उनका संबंध है, ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं जोड़ करके। फिर आपकी चिल्का झील पूछ लिया जाएगा किस तटीय क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि उत्कल तटीय क्षेत्र से संबंधित है। और फिर यहां पर हम देखते हैं ये वाला जो तटीय क्षेत्र है वो हमारा सकरा है, और ये नदियों के द्वारा लाए गए डेल्टा से बना हुआ है। इस कारण से ये अधिक उपजाऊ भी है और अधिक चौड़ा भी है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं नदियों की संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे वो हमारी ब्रह्माणी नदी हो, स्वर्णरेखा नदी हो, बैतरणी नदी हो, फिर हमारी महानदी हो, गोदावरी नदी हो, कृष्णा नदी हो, या फिर हमारी कावेरी नदी हो। यहां पर हमारी नदियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। इस कारण से कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा देखने को मिलता है, हमारी नदियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है यहां पर। तो ये बातें सभी को ध्यान में रखना है कि हमारी यहां पर नदियों की संख्या ज्यादा होने से इस प्रकार के तटीय क्षेत्रों का यहां पर विकास हुआ है, और ये उत्पादन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, और जब हमारा लौटता है मानसून, हमारी लौटते हुए मानसून से कहां पर वर्षा होती है, किस तट पर वर्षा होती है, किस राज्य की जब बात किया जाएगा तमिलनाडु आ जाएगा, लेकिन किस तट पर वर्षा होती, जब तट की बात आएगी तो हमारा कोरोमंडल तट आ जाएगा। कोरोमंडल तट हमारा यहां पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। हमारे लौटते हुए मानसून से, हमारे उत्तर पूर्व मानसून से, तो हमारी दोनों मानसूनी शाखाओं से यहां पर वर्षा होगी तो उत्पादन होगा कि नहीं होगा। और नदियां सब यहां पर मलबे ला करके अपना पाट करके इसको बनाया है, तो इस कारण से भी ये काफी उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या है, समृद्ध है। और ये तट भी हमारा कहीं ना कहीं समृद्ध है, क्योंकि अरब सागर की मानसूनी शाखा से यहां 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। इस कारण से ये कहीं ना कहीं यहां पर 16 वन पाए जाएंगे, और यहां पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाएगी। एमएस गाडगिल महोदय की रिपोर्ट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट सुरक्षित है। नहीं तो यहां पर निगाहें लगी थी कि यहां की पहाड़ियों में मौजूद रिसोर्सेज को क्या किया जाए, निकाला जाए और यहां की जैव विविधता को नष्ट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं संरक्षक क्या है, संरक्षण का काम करती है, एक संरक्षण देती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण से ये जैव विविधता हमारी बच पाई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यहां पर बचा के रखा,
यहां पर मौजूद जैव विविधता को। ये इसके लिए उन्होंने अध्ययन करवाया और एमएस गाडगिल महोदय ने अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप पाया कि इस महान धातु को, प्रकृति की महान धातु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पर। यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद सम्माननीय है, बहुत बेहद आदरणीय है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। ये हमारा तट है। इस प्रकार से जोड़ करके चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रश्न के करीब पहुंच पाएंगे, आप उत्तर के करीब पहुंच पाएंगे, अपने जवाब को दे पाएंगे सही तरीके से। जब आप जोड़ कर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग उसका अध्ययन होगा और आपके दिमाग में एक समेकित दृष्टिकोण नहीं विकसित हो पाएगा, तो आपको प्रश्नों के आज के दौर में जवाब दे पाना संभव नहीं है। तो हर चीज को कोलरेट करके देखने की आवश्यकता है, उनके अंतर संबंधों की जानने की आवश्यकता है। जब हम उनके अंतर संबंधों को जानेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये आप मानकर चलिए कि हम कहीं ना कहीं अपने प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे और अपने आप को प्रतियोगिता में मजबूती के साथ स्थापित भी कर पाएंगे। और जब हम अपने आप को प्रतियोगिता में मजबूती के साथ स्थापित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपके लिए सुनिश्चित होती है। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।